बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका पेपर 2 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से पेपर 2 से यूनिट फर्स्ट जो है उसे हम कंप्लीट करा चुके थे। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 2 को कंप्लीट कराने वाले हैं और यूनिट 2 से किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे और क्या उनके आंसर थे आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यूनिट 2 आपकी पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन थे जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाए थे, बताए थे। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आपका प्रीवियस वीडियो यूनिट वाइज है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो में हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को यूनिट 2 से। और यूनिट 2 में हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम, यानी लर्निंग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा था कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। वहीं दूसरा पूछा था कि अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूनिट 2 से पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर अधिगम का अर्थ और परिभाषा दी हुई है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन जो है वह होता है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे अपने आप को वातावरण से समायोजित करने का भी प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में अधिगम या सीखना कहते हैं। तो ये परिभाषाएं आप ज़रूर याद कर लेना लर्निंग की, कम से कम 2 याद होनी चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। वहीं पर स्किनर कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। गेट्स कहते हैं कि अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अधिगम की प्रकृति एवं विशेषता कैसी है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो पहला है सीखना जो है संपूर्ण जीवन चलता रहता है। दूसरा अधिगम समायोजन है। इसी तरह से आगे भी कई सारे पॉइंट हैं। बताया है कि अधिगम जो है विकास है, अधिगम वातावरण की उपज है। ये सारे पॉइंट जो है आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, पॉइंट याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का पॉइंट है कि अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों हैं। अधिगम का महत्व पूछ लिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। तो इसके कई सारे पॉइंट हैं। पहला है अधिगम वृद्धि एवं विकास में सहायक है। अधिगम जीवन की आवश्यकताओं को समझने में सहायक है। ठीक है, अधिगम नए वातावरण में अनुकूलन करने में सहायक है। ये सारे पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम अधिक कुशल बनाने में सहायक है। 5th पॉइंट है अधिगम गहन ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। अब आगे है कि विद्यालय में अधिगम को प्रभावित करने वाले यानी 5 कारकों की व्याख्या। तो कई सारे कारक हो सकते हैं अधिगम को प्रभावित करने में। पहला अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, जिसमें भौतिक कारक, मानसिक कारक। देखिए भौतिक कारक क्या होंगे कि अधिगम किसी व्यक्ति के शारीरिक कारकों जैसे स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, पोषण, शारीरिक दोष और ग्रंथियों की असामान्यता से अत्यधिक प्रभावित होता है, भौतिक कारक है। मानसिक कारक की बात करें तो अभिवृत्ति से संबंधित रहेगा, यानी एप्टीट्यूड से संबंधित रहेगा। वहीं बौद्धिक कारक सभी जानते हैं बुद्धि से संबंधित है। सीखने की इच्छा जो है ये प्रमुख कारक माना गया है। ये सारे पॉइंट हैं लाइन से, इनके अंतर्गत आप चीज़ें पढ़ते चलिएगा। आगे है कि अभिप्रेरणा एवं तत्परता कारक माना गया है। परिपक्वता एवं आयु जो है प्रमुख कारक है। ये सभी पॉइंट हैं। अब शिक्षक से संबंधित कारक, तो शिक्षक का व्यक्तित्व हो सकता है, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक के शिक्षण कौशल की बात करें ये आपको प्रभावित कर सकता है कारकों की बात करें। और पर्यावरण से संबंधित कारक तो विद्यालय परिवेश, स्वतंत्रता एवं आत्म अनुशासन, ये सारे पॉइंट हैं। ठीक है, ये प्रभावित कर सकते हैं। तो बस यहीं तक था, इसे आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पूछा था पावलोव, यानी पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी।
इस थ्योरी की बात करें तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, या फिर पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर पावलोव की बात करें तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ईवी पावलोव ने 1904 में दिया। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया, प्रतिस्थापना अधिगम अथवा अनुबंध अधिगम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें अनुबंध दो प्रकार का होता है, शास्त्रीय अनुबंधन अथवा अनुकूलित अनुक्रिया, दूसरा क्रिया प्रसूत नैमित्त अनुबंधन। तो दोनों का जो प्रयोग है, जो चीज़ें वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। तो अनुबंधन वह प्रक्रिया जिसमें एक प्रभावहीन उद्दीपन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह गुप्त अनुक्रिया को प्रकट कर देता है। कहने का मतलब है जो पावलोव था वो वैज्ञानिक तो था, आप सभी को पता है। पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया अपने इस सिद्धांत के प्रयोग में। उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि को एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से जोड़ दिया जिसमें लार को एकत्रित किया जा सकता था। इस प्रयोग में कुत्ते को खाना दिया जाता था तो खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाती थी। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर ये चीज़ दर्शाई गई है। ठीक है, अब आगे दिया है कि इस प्रयोग में कुत्ते को खाना दिया जाता तो खाना देखते ही लार आ जाता था। खाना देने से पूर्व घंटी बजाई जाती थी और घंटी के साथ ही खाना दिया जाता था। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया, तत्पश्चात एक बार केवल घंटी बजाई गई किंतु भोजन नहीं दिया गया। इसके पश्चात भी कुत्ते के मुंह में लार प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो ये प्रयोग था पावलोव ने अपने कुत्ते पर किया। इस संपूर्ण प्रक्रिया को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस माना गया तथा लार को स्वाभाविक जो है अनुक्रिया, घंटी की आवाज़ को अस्वाभाविक उद्दीपक और लार आने की अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी CR माना गया। ठीक है, तो ये पॉइंट थे, इम्पॉर्टेंट थे। इस प्रयोग के अनुसार यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक किया जाए तो इसकी पुनरावृत्ति अनेक बार की जाए तो भविष्य में स्वाभाविक उद्दीपक हटाए जाने पर भी अस्वाभाविक उद्दीपक से ही अनुक्रिया होती। कहने का अर्थ है जैसे जब कुत्ते को खाना दिया जाता था, ठीक है, तो खाना देने से पूर्व घंटी बजाई जाती थी। जैसे घंटी की आवाज़ सुनता था तो कुत्ते के मुंह से जो है लार निकलने लगती थी। ठीक है, उसे पता चल जाता था कि भोजन आने वाला है। अब हर बार ऐसा किया लेकिन लास्ट में क्या किया कि घंटी तो बजाई, खाना नहीं दिया, फिर भी जो कुत्ता है उसके अंदर जो अस्वाभाविक उद्दीपक हुआ, यानी उसके स्वभाव में वो चीज़ें थी लेकिन जब उसे चीज़ नहीं मिली फिर भी उसने अनुक्रिया की। भोजन नहीं दिया गया, घंटी बजाई गई तो उसे लगा कि भोजन आ रहा है तो भी उसने जो है रिस्पॉन्स किया। यही चीज़ें इसमें बताई गई। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व भी आप देख लेना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कई सारे इसके पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि सिद्धांत के अनुसार कोई प्राणी तभी सीखता है जब वह क्रियाशील होता है। दूसरा, यह सिद्धांत अच्छी आदतों के निर्माण में तथा बुरी आदतों व आचरण तथा व्यवहार को बदलने में सहायक है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है तथा एक शिक्षक को पढ़ाते समय पुनरावृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, सिद्धांत के अनुसार बच्चों में अक्षर विन्यास एवं गुण शिक्षण का विकास किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट हैं। ठीक है, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने 2 पढ़े थे, ठीक है, उसमें दूसरा क्रिया प्रसूत था, पहला क्लासिकल था, दूसरा क्रिया प्रसूत था। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है 2019 के पेपर में पूछा था कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन की व्याख्या शैक्षिक निहितार्थ सहित कीजिए। तो यहाँ पर हम इसके शैक्षिक निहितार्थ के साथ इसको देखेंगे। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो इसके जो प्रतिपादक है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर 1938 में इसका जो है प्रतिपादन किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का आधार पुनर्बलन को मानते सिद्धांत के मूल में थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है जिसको स्किनर ने पुनर्बलन सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो कबूतर सफ़ेद चूहों पर किया। स्किनर ने व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए एक समस्यावादी ध्वनि विहीन लीवर वाला बॉक्स यानी पिंजरा बनाया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके लीवर को दबाने से भोजन का एक टुकड़ा गिरता। स्किनर ने एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया।
इनका कबूतर वाला भी प्रयोग था, लेकिन यहाँ पर चूहे वाला प्रयोग बताया है। भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलने लगा। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब गया और भोजन के कुछ टुकड़े कुछ टुकड़े जो है गिरते हैं। ऐसे ही कई बार उछल कूद करने एवं लीवर के दबने से चूहे को भोजन की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को सीख गया। इससे जो है अनुबंधन का संबंध सीखने वाले के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। भोजन चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख उसके लिए प्रणोदित का कार्य यानी ड्राइव का कार्य करते थे। तो देखिए ये डायग्राम बना हुआ बढ़िया सा, बिल्कुल आप डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा छोटा कर दिया है, ठीक है, तो इसे आप बना सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो इसे गूगल वगैरह पर भी देख लेना, मिल जाएगा। फिर आगे यहाँ पर स्किनर ने बताया कि प्रत्येक प्राणी में अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स्ड जो होती है करने की क्रिया प्रसूत ऑपरेंट के रूप में दो प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। अनुक्रिया का संबंध जो है वो दीपक से होता है और क्रिया प्रसूत का अभिप्राय उस व्यवहार से जो प्राणी अधिगम प्राप्त करते समय करता है। अनुक्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रकाश में आने वाली अनुक्रिया और उत्सर्जन अनुक्रिया, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं इसके शैक्षिक निहितार्थ पे। तो इसके कई सारे पॉइंट है। पहला है इस सिद्धांत का प्रयोग अध्यापक सीखे जाने वाले व्यवहार को वांछित रूप प्रदान करने में करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्य सिखाने में किया जाता है। दूसरा है इस सिद्धांत की मदद से अभिक्रमित अधिगम विधि का विकास हुआ जो शिक्षण में बहुत उपयोगी है। तीसरा है क्रिया प्रसूत सिद्धांतों के उपयोग से शब्द भंडार में विकास किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट हैं शैक्षिक निहितार्थ में, इन्हें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम से संबंधित है, जिसमें गेस्टाल्ट या सूझ के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से जो सिद्धांत पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर रखा है और उन्हीं को आपको पढ़ के जाना है। इनमें से एक आपको मिल सकता है। तो 2018 के पेपर में पूछा था कि अधिगम के क्षेत्र में कोहलर एवं कोफा के योगदान का संक्षेप में वर्णन करें अथवा सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी आप सभी जानते हैं। गेस्टाल्टवादियों में कोहलर, कोफा, वर्दिमर का नाम फेमस है। यहाँ पर अगर इनके बारे में डिटेल में बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया है कि गेस्टाल्ट जर्मन शब्द भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूरा कार्य समग्र। गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय 1920 में मैक्स वर्दिमर के प्रयासों से हुआ। वर्दिमर, कोफा, कोहलर व लेफिन गेस्टाल्टवादी थे। इनके द्वारा 1925 में दिया गया सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। प्रयोग के आधार पर बताया कि एक प्राणी में सूझ के चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है और संपूर्ण परिस्थिति को समझते हुए वह सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, समस्या समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता, बल्कि उद्दीपकों के बीच अचानक पैदा होने से होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कोहलर ने 1925 में किया। उनके अनुसार किसी समस्या के समाधान में तीव्र गति से मस्तिष्क में आया परिवर्तन समग्र दृष्टि से होता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। और प्रवर्तक कोहलर, कोफा और वर्दिमर थे। सिद्धांत के समर्थकों का मानना था कि सूझ अचानक उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें जो है इनके उसमें दी गई हैं। इन्होंने देखिए एक जो है सुल्तान नामक बंदर पे, चिंपैंजी था बंदर नहीं, तो उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। सर्वप्रथम उन्होंने एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर उसकी पहुंच से दूर कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए। कमरे में कोहलर ने कुछ खाली बॉक्स भी रख दिए। शुरुआत में चिंपैंजी ने उछल कर केले लेने का बहुत प्रयत्न किया पर वो सफल नहीं हो सका। कुछ समय पश्चात वह कमरे में रखे खाली बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए केले तक पहुंच गया। कोहलर ने बताया कि केलों की प्राप्ति के लिए चिंपैंजी ने सूझ का इस्तेमाल किया। इस प्रकार सूझ निर्माण से अधिक भी संभव है, सूझ निर्माण से अधिगम भी संभव है। इसी प्रकार कोहलर ने दूसरे प्रयोग किया। इस बार उसने जो है सुल्तान को पिंजड़े में बंद करके केलों को बाहर रख दिया। पिंजड़े में उन्होंने एक छड़ी भी रख दी। चिंपैंजी ने केलों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, सफल नहीं हो सका। निराश होकर चिंपैंजी बैठ गया। कुछ देर बाद उसने छड़ी की सहायता से केले को अपने समीप खींच लिया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इसकी सारी वो चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके बाद अंतर्दृष्टि या सूझ की विशेषताएं भी हैं। पहला है सीखने की समस्त प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है। सूझ के निर्माण से पूर्व व्यक्ति समस्या का समाधान करने के प्रयास में थोड़े समय के लिए शिथिल, निष्क्रिय और सहायक भी हो सकता है। इस सिद्धांत में पूर्ण अनुभव सहायक होते, सीखने की प्रक्रिया अनुभव पर आधारित होती है। तो सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों में कई सारे पॉइंट हैं। पहला है कि सिद्धांत ने शिक्षा में सृजनात्मक क्रियाकलापों को महत्व प्रदान किया और सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। आगे बस इतने पॉइंट थे, और भी पॉइंट होंगे बुक वगैरह में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, वो है ब्रूनर्स के अधिगम सिद्धांत का वर्णन। देखिए प्रीवियस ईयर 2021 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। तो ब्रूनर का खोज अधिगम का सिद्धांत 2021 के पेपर में। वहीं 2017 में पूछा था कि ब्रूनर के अधिगम के सिद्धांतों को प्रमुख विशेषताओं का उसके शैक्षिक निहितार्थों सहित वर्णन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत देख लीजिएगा एक नज़र में, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें बताई हैं कि खोज सिद्धांत एक जांच आधारित शिक्षा की एक सक्रिय प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से पूर्व ज्ञान पर आधारित बनाने और नए हितों और उनके हितों के आधार पर संबंधों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। डिस्कवरी लर्निंग को पूछताछ आधारित शिक्षा और विश्वास के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें व्यक्त किया गया कि सीखने वाले को जब वे स्वयं अपने लिए दुनिया के बारे में तथ्यों की खोज करते हैं तो उन्हें शिक्षित किया। यही सारी चीज़ें हैं। ठीक, ब्रूनर क्या कहते हैं, शिक्षण सिद्धांत का संबंध इस बात से है कि शिक्षक क्या सिखाना चाहता है। संबंध का अधिगम की व्याख्या के बजाय विकास से। ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें एक नज़र में आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसके संबंध में कई सारी चीज़ें बताई कि संरचनात्मक या निर्मितवाद क्या है। तो संरचनात्मक शब्द से तात्पर्य ज्ञान की संरचना और निर्मितवाद शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। इसमें कई सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निर्मितवाद के प्रमुख प्रकार भी बताए हैं, ठीक है, तो उन्हें देखिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानिकी यानी पदानुक्रम सिद्धांत। तो गेने से 2018 के पेपर में पूछा था कि गेने के अधिगम अनुक्रम का वर्णन कीजिए, इसके शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो राइटर हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो प्रयोग किए, जो चीज़ें बताई, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें आप पढ़िएगा। इसी से 2017 में भी पूछा था कि गेने के अधिगम के पदक्रम का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम रॉबर्ट गेने की बात करें तो गेने ने अधिगम के सिद्धांतों का विश्लेषण कर विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का विवरण किया, फिर उन्हें ब्लूम के उद्देश्य के वर्गीकरण के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए यहाँ पर क्रम से इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के बारे में बताया है। पहला है कि सिद्धांत नियम अधिगम यानी रूल प्रिंसिपल्स लर्निंग। दूसरा है कॉन्सेप्ट्स लर्निंग यानी प्रत्यय अधिगम, विभेदीय अधिगम, उसके साथ मौखिक सहचार्य अधिगम, इसके बाद श्रृंखला अधिगम। ये सारे पॉइंट हैं लाइन से। उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम, ठीक है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम जो है 8 प्रकार का होता है। संकेत अधिगम निम्न श्रेणियों का, जबकि समस्या समाधान अधिक उच्च श्रेणी का होता है। तो पहले संकेत के बारे में बताया, इसमें पॉइंट पढ़ लीजिएगा। उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, ये सारे पॉइंट हैं अंतर्गत, आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। टाइम होता तो इनके बारे में डिस्कस करते, चूँकि टाइम कम बचा है और 2 वीडियो सभी और हैं। चौथा है शाब्दिक सहचर अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, और वहीं पर अवधारणा प्रत्यय अधिगम। ये सारे पॉइंट हो गए, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट के 2 और सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था वो था कि अधिगम के एसआर सिद्धांतों तथा संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर। दूसरा है, ये 2019 में पूछा था, वहीं 2017 में पूछा था कि एसआर और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के मध्य अंतर। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं, यानी एसआर बिहेवियरिस्ट थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो अर्थ की बात करें, व्यवहारवादी सिद्धांत एक वैज्ञानिक परंपरा के अंतर्गत सीखने और व्यवहार करने का प्रयास है। वहीं संज्ञानात्मक की बात करें
तो इसके अंतर्गत अधिगमकर्ता समस्या के समाधान हेतु साधनों को एकत्र करता है और समस्या के समाधान होने तक संसाधनों को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित करता है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य एक निश्चित दिशा में व्यवहार परिवर्तन से है और शिक्षा का उद्देश्य बेहतर क्षमता और कौशल विकसित करना है। अधिगम की प्रक्रिया का आशय व्यवहार में परिवर्तन से है। वहीं संज्ञानवादी के लिए सीखना आंतरिक मानसिक प्रक्रिया, सूचना, संसाधन इन पर निर्भर करता है। केंद्र की बात करें तो इसमें सीखने का ध्यान बाहरी वातावरण में उद्दीपन से है। इसमें अधिगम आंतरिक संज्ञानात्मक संरचना पर आधारित है। शिक्षक की भूमिका, अधिनियम, इनके बारे में भी पॉइंट है, तो इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस 2 सालों में पेपर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करें, इससे संबंधित है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक पूछा था। देखिए लाइन से 2021-22, 2019, 2018 के 2 क्वेश्चन आए थे। तो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार देखेंगे, सीखने में सकारात्मक स्थानांतरण क्या है, अधिगम के स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांत, इनके शैक्षिक निहितार्थ, ये सारी चीज़ें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 से। तो यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण यानी मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जब व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है या किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब बाद में उस प्राप्त ज्ञान तथा सीखे गए कौशल का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह है स्थिति अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कार चलाना जानता है तो वह ट्रक चलाने में अपने उस ज्ञान का उपयोग कर सकता है। इसे ही अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। मान लीजिए आप गणित के सवाल हल करते हैं, ठीक है, तो गणित के कई सारे फॉर्मूले फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं या फिजिक्स के कई सारे फॉर्मूले गणित में भी यूज़ होते हैं। आप अगर कह सकते हैं टाइपराइटर चलाना जान गए तो आप कंप्यूटर भी चला लेंगे आसानी से, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कि साइकिल चलाना सीख गया तो स्कूटी भी आराम से चलाना सीख जाएंगे। यही सारी चीज़ें इनके उदाहरण में आती हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव, कार्य की आदत, ज्ञान या निपुणता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो अधिगम का अंतरण कहलाता है। वहीं पैटसन ने भी इसके बारे में बताया है, कॉल्सिन ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। परिभाषाएं आप एक नज़र में देख लीजिएगा। अब आता है अधिगम के प्रकार यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है। तो यह कई प्रकार की होती है। पहली सकारात्मक स्थानांतरण, जब एक का प्रयोग आप दूसरे में आसानी से कर लेते हैं तो वह होता है सकारात्मक। जैसे साइकिल आप चलाना सीख गए, उससे आपने स्कूटर चलाना या मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, तो यह होता है अधिगम का सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक का प्रयोग करें, इसे ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान या कौशल जो है दूसरी परिस्थिति में ज्ञान या कौशल अर्जित करने में सहायक ना होकर बाधक सिद्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा, यहाँ पर देख लेते हैं। उदाहरण में दिया है कि संस्कृत भाषा सीखने पर उर्दू या फारसी सीखने में कठिनाई, ठीक है। वहीं आगे दिया है कि एक विशेष प्रकार के कीबोर्ड पर टाइप सीखने के पश्चात किसी दूसरे प्रकार की कीबोर्ड पर टाइप करना बहुत असुविधाजनक होता है। ये सारे उदाहरण हैं। शून्य, जब दोनों में से ना तो पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा हो ना तो नेगेटिव, तो शून्य स्थानांतरण। क्षैतिज की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। गणित के जोड़ घटाव के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है, तो होता है क्षैतिज। ऊर्ध्व स्थानांतरण की बात करें यानी वर्टिकल ट्रांसफ़र की बात करें तो स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व के अनुभव का ऊर्ध्वर स्थानांतरण होता है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण, बाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ, अर्थात जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है तो इसका द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। तो ये सारे टाइप्स थे, लगभग 6 प्रकार थे अधिगम के स्थानांतरण के। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। इनसे यूपी टेट सी टेट में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब अगला पॉइंट है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। तो पहला है समरूप तत्व का सिद्धांत, दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, तीसरा है दो तत्व का सिद्धांत। अंतर्गत आप इन पर एक नज़र डाल लेना। समग्रता का सिद्धांत और मूल्यों का अभिज्ञान। तो 5 पॉइंट्स थे ये। चलिए आगे लास्ट है कि अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कई सारे कारक इसमें हो सकते हैं। पहला है सामान्यीकरण, ज्ञान का अनुप्रयोग, चिंतन, शिक्षण विधियाँ, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। मानसिक योग्यता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, प्रशिक्षण का अंतरण, ये पॉइंट 7 थे। ठीक है, इनके अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने के। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। लास्ट में है अधिगम के स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका। तो कई प्रकार से शिक्षक की भूमिका यहाँ पर होती है, यहाँ पर पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी जो यूनिट 2 थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा जो कि यूनिट 3 के ऊपर जो है बेस्ड होगा। तो यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 2 से, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2 से, उन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। जैसा कि 29 मार्च 2023 को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही सुपर फास्ट रिवीजन का यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।